हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में, जहां पे हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 2018 से 2025 के प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज। तो इसी श्रृंखला में हम अभी फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को कर रहे हैं और आज हमारी फोर्थ क्लास है, जहाँ पे हम वर्ष 2021 के प्रश्नों को करेंगे। ठीक, वर्ष 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे और समझेंगे कि वो टॉपिक कौन से हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, आपका जो वर्ष 2021 में, ठीक, वर्ष 2021 में जो ओवरऑल हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी वो थी 18। ठीक, टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे इस वर्ष हिस्ट्री से, जिसके अंतर्गत जो अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं इससे पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी 12। ठीक, 12 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। ठीक, तो दोस्तों, जो ये आपका धरसाना सॉल्ट वर्कर्स है, ये घटना थी जो वर्ष 1930 में, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुई थी, उससे संबंधित है। तो इस सत्याग्रह, ठीक, इस घटना के संदर्भ में किस पत्रकार ने लिखा था यह समाचार? ठीक, फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, वेब मिलर, एंडी फिलिप स्प्रेड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेब मिलर। किसने? दो आपका धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पर हुआ सत्याग्रह था, इसके संदर्भ में जो समाचार लिखा गया था वो किसके द्वारा? वेब मिलर के द्वारा। ठीक, तो इसका उल्लेख किसने किया? वेब मिलर ने। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, हमारा आंसर है सी, वेब मिलर। ठीक, दर्शाना नामक सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? याद रखिए, वर्ष 1930 में। घटना कब की है? वर्ष 1930 की। इस दौरान अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने, ठीक, जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा सत्याग्रहों पे किए गए क्रूर लाठीचार्ज का आंखों देखा विवरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ठीक, तो धरसाना सत्याग्रह से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है इसको वर्ल्ड के सामने किसने प्रस्तुत किया? न्यूज के माध्यम से वेब मिलर। ठीक, अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने इसे छापा और दुनिया के सामने इसे लाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा, ठीक, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक, नौजवान सभा जो थी इसके गठन के समय, ठीक, तो इसका गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, वर्ष 1926 में। ठीक, नौजवान सभा जो है ये वर्ष 1926 में गठित की गई थी। तो इसके जो गठन के समय सदस्य थे कौन उसमें शामिल नहीं था? ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबील दास या डी अंबिका चक्रवर्ती। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। ठीक, कौन दोस्त? यहाँ पे जो आपका नौजवान सभा जो गठित की गई थी वर्ष 1926 में, ठीक, इसमें कौन शामिल नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। तो आइए देखते हैं व्याख्या। जैसा कि हमने बताया, आपका आंसर होगा कि जो आपका नौजवान सभा थी उसमें कौन शामिल नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। तो सरदार भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ठीक, ये तीन नाम भी आपके ऑप्शन में थे। ठीक, याद रखिएगा, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि ने मिलकर मार्च 1926 में, कब? मार्च 1926 में लाहौर में। प्लेस भी पूछा जा सकता है कि नौजवान जो भारत सभा है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो नौजवान सभा थी इसकी स्थापना, पहली चीज़ तो मार्च 1926 में हुई। ठीक, मार्च 1926 कहाँ पर? तो लाहौर में। कहाँ पर की गई थी? लाहौर में। और किनके द्वारा? तो सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, ठीक, की स्थापना की गई थी। अंबिका चक्रवर्ती चटगांव बंगाल के क्रांतिकारी थे और वह इसके प्रारंभिक सदस्यों में शामिल नहीं थे। ठीक, इनका संबंध किससे है? चटगांव घटना से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये सारे विदेशी यात्री जो हैं, ठीक, इन विदेशी यात्रियों के भारत आने के क्रम के आधार पर किस वर्ष ये भारत आए उसे हमें अरेंज करना है पहले से बात के क्रम में। तो विदेशी यात्री हैं आपके विलियम हॉकिंस, रॉकफील्ड, सर थॉमस रो और निकोलस टाउनटन। तो इसमें दो नाम तो पहचाने हुए हैं। मान लीजिए आपने अगर सबके बारे में नहीं सुना तो आपने अगर जो ब्रिटिशर्स हैं उनका भारत आगमन पढ़ा है, ठीक, तो वो यहाँ पे दो नाम, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ठीक, ये नाम तो आपने सुने होंगे। अब यहाँ पे दो नाम है, रॉकफिच और निकोलस टाउनटन। तो आइए देखते हैं कि ये किस वर्ष कौन सा नागरिक, ठीक, विदेशी यात्री भारत आया और फिर उसके आधार पे हमारा आंसर। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे जो पहले हैं विलियम हॉकिंस, ये कब? 1608 में। ठीक, 1608 में जो ब्रिटिश राजदूत है, ठीक, जेम्स प्रथम के जो राजदूत थे उनके, ठीक, राजदूत के रूप में ये 1608 में भारत आया, सूरत आया और फिर 1609 में इसने जहांगीर से मुलाकात की। कहाँ पे? आगरा में। ठीक, तो कब आया था? 1608 में। रॉकफिच ये कब भारत आया?
दोस्तों अगला है रॉकफिश, जो कि 1583 में, ठीक, अकबर के शासनकाल में। ये कब आया था? जहांगीर, ठीक, जो आपका विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था और जहांगीर से 1609 में आगरा में मुलाकात की थी। रॉकफिश जो था 1583 में आया, ठीक, अकबर के शासनकाल में। फिर टॉमस रो, ये 1500, ठीक, 1615 में आया था, ठीक, ये भी जहांगीर के शासनकाल में, उससे मुलाकात की। और जो निकोलस डाउंटन है, ये वर्ष 1614-15 में आया, ठीक, 1614 में ये भारत आया था। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि हमें पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका रॉक फिश, ठीक, रॉक फिश जो कि 1583 में आया था अकबर के शासनकाल में। तो केवल एकमात्र विकल्प है जो आपका 2 से शुरू हो रहा है और वो है ऑप्शन ए, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का 2 रॉक फिश, फिर उसके बाद बी आपका विलियम हॉकिंस जो कि 1608 में आया था भारत, ठीक, 1609 में जहांगीर से मुलाकात की। फिर उसके बाद निकोलस डाउंटन जो 1614 में आया और सबसे लास्ट में सर टॉमस रो जो 1615 में भारत आया। तो आइए फिर से एक बार व्याख्या देख लेते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हमने आंसर बताया था, हमारा ऑप्शन ए था रॉकफिश, ठीक, 1583 में अकबर के शासनकाल में भारत आया था। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था, तो इस फैक्ट को याद रखिए कि 1583 में आया था और अकबर के शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस 1608 1609 आप, ठीक, जहांगीर के दरबार में आया था। निकोलस डाउंटन ये 1614-15 में भारत आया था और सर टॉमस रो 1615 में ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, प्रश्न निम्न में से कौन 1924, ठीक, 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, ठीक, कौन वर्ष 1924 में हुए कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, ठीक। ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी या डी एम ए अंसारी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन डी होगा, ए एम ए अंसारी, ठीक, वर्ष 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र मामला था इसमें कौन शामिल नहीं था? एम ए अंसारी। बाकी आपके मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी शामिल थे, ठीक। अब ये दोस्तों दौर था कम्युनिस्ट आंदोलन इस समय अपने चरम पर थे, ठीक। तो और इसी को क्या करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया? एक षड्यंत्र, ठीक, कम्युनिस्ट जो था उन्हें रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्ट विचारकों पर मुकदमा चलाया, जिसे कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे आंसर के अनुसार ये अंसारी शामिल थे। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वर्ष 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इसमें एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस एस टांगे आदि पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक। तो मुख्य रूप से जो थे एम एन राय जो मुख्य कम्युनिस्ट थे, ठीक, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एम एस टांगे ऐसे डांगे, इन पे मुकदमा चलाया गया था। वहाँ पे अंसारी शामिल नहीं थे, जैसा कि आपके प्रश्न में आंसर है। तो ये घटनाक्रम हुआ था। तो कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये आपको बताना है, ये पूछा गया था कि किसका स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट है, कथन जो है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, ठीक, और अंग्रेज तो चले गए परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था, ठीक। तो फिर से पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज, ठीक, बाकी उसके आगे डेश डेश डेश, अंग्रेज तो चले गए परंतु वे शरारत छोड़ गए। अब ये स्टेटमेंट संविधान सभा में किसने दिया था, ठीक, किसका कथन था? ए सोमनाथ लाहिड़ी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी एन जी रंगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो उसी समय जो संविधान सभा में बहस के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कथन वक्तव्य कहा था। मुख्य उद्देश्य था पटेल जी का कि उन्होंने जो 1909 में जैसे अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी, उसे समाप्त करना, ठीक। तो यहाँ पे संविधान सभा में पृथक सेपरेट इलेक्ट्रोड का कड़ा विरोध किया था। करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, ठीक। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते वो शरारत का बीज बो गए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं को, ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संस्थाएं स्थापित हुई, कोई भी घटनाक्रम हुआ, कोई भी आंदोलन हुआ, तो वो आपको बिल्कुल डेट टू डेट याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आइए प्रश्न पे लौटते हैं।
तो ये आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक, अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो घटनाक्रम है पहले से बात के क्रम में शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो घटनाक्रम है, जैसे कि आपका शारदा अधिनियम ये पारित किया गया था वर्ष 1929 में, जो कि वैवाहिक उम्र से संबंधित था। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में प्रकाशित की गई थी, जो कि एक संविधान निर्माण के चैलेंज के रूप में प्रस्तुत की गई थी। साइमन कमीशन का गठन किया गया था वर्ष 1927 में, और दांडी मार्च जो हुआ इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च 1930 को। तो अब इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा, तो फर्स्ट क्या होगा आपका 3 साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में स्टेब्लिश हुआ था। केवल एक ही विकल्प है जो आपका 3 से शुरू हो रहा है, और वो है आपका ऑप्शन ए। तो इस प्रकार जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपका विकल्प है, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था, ठीक। क्योंकि इसके सारे मेंबर जो थे, 7 सदस्य सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 18 अगस्त 1928 में। शारदा अधिनियम जो वैवाहिक उम्र से संबंधित था, और ये आपका वर्ष 1929 में पारित किया गया था, जहाँ पे लड़कों या लड़कियों की उम्र को निर्धारित किया गया विवाह की। दांडी मार्च इसकी शुरुआत 12 मार्च 1929 को, ठीक, 1930 को महात्मा गांधी ने की थी, और ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक। तो ये घटनाक्रम है आपके, और आंसर है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है, ठीक, और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत घटित ही घटनाक्रम है, ठीक। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह क्या है? वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, सही है पूछा है, ठीक, राइट है या रॉन्ग है। तो प्रश्न हमें आपको जो कथन के संदर्भ में सही पूछा है, ठीक, किसके संदर्भ में? वायकॉम सत्याग्रह। तो है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ठीक, और दूसरा महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आपके विकल्प हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और डी ना तो 1 और ना ही 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो किसके संदर्भ में पूछा गया है? वायकॉम सत्याग्रह, ठीक। तो दोस्तों ये सत्याग्रह जो आपका, पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक। पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों ही सही है कि जो ये सत्याग्रह था ये आपका जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता, ठीक, हिंदू धर्म में जो ये अभ्यास था उसके विरुद्ध चलाया गया था। कहाँ पे? केरल में, ठीक, केरल में इसका ये सत्याग्रह चलाया गया था, और कब? वर्ष 1924-25 की अवधि में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन दोनों सही था, वायकॉम सत्याग्रह, ठीक, वर्ष 1924 में 24-25 की अवधि में केरल के त्रावणकोर में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ चलाया गया एक मंदिर प्रवेश आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? मंदिरों में प्रवेश को लेकर के चलाया गया आंदोलन था, ठीक। और मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने भी केरल पहुंचकर इस सत्याग्रह में अपना समर्थन दिया और भाग लिया, और इस प्रकार आपका ये ऑप्शन दोनों ही सही था, ऑप्शन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न, ठीक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? क्या पूछा है आपसे कि जो ये सोसाइटी है, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? ए जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, बी वारेन हेस्टिंग और डी विलियम बेंटिक। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, सर विलियम जोन्स। किसने की थी? जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब? वर्ष 1784 में, ठीक, 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उस समय जो गवर्नर, क्योंकि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, तो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि ये 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। तो इन्हीं के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कहाँ पे की गई थी? प्लेस आपको याद होना चाहिए, कोलकाता में, ठीक। कभी प्लेस अगर पूछता है तो कोलकाता में, वर्ष था 1784, ठीक। और इसका उद्देश्य था ओरिएंटल विद्या और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन और उनका अनुवाद करना। जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद करना, और इस समयावधि में कई ग्रंथों का इसमें इंग्लिश में अनुवाद किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। आपका निम्नलिखित में से किसने कभी भी, ये आपका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन और उसके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ। तो निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? क्या? किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है उसके अधिवेशन की अध्यक्षता
निम्नलिखित में से किसने कभी नहीं की? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यहाँ हमारा यह जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक इंटरनेशनल कांग्रेस के सदस्य तो रहे, परंतु इन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। ठीक, बाकी आपके लाला लाजपत राय वर्ष 1920 का विशेष अधिवेशन था और जिसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905, ठीक, यहाँ पे जो अब ये जो अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो 1920 में ये आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक, वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन, ठीक, बनारस का जो अधिवेशन था वर्ष 1905 का, इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो था उसका अनुमोदन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष हुए, पहले तो वो वर्ष 1938 में हुए और दूसरी बार 1939 में, परंतु यहाँ पे उन्होंने फिर गांधी जी नाराज हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने और ये जो आपका 1939 का जो दौर है ये त्रिपुरी संकट के रूप में, ठीक, त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था और सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे, लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस जीते और वो अध्यक्ष बने, परंतु बाद में उन्होंने गांधी जी के विरोध के बाद मतलब इसे इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, तो जो त्रिपुरी संकट है इसकी जो अध्यक्षता की थी बाद में वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी अध्यक्षता। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक, 2021 में जो पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से। ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय, ठीक, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो थी विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया? तो ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा की शुरुआत की गई थी? ठीक, वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो प्रश्न है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1861। ठीक, भारतीय शासन परिषद अधिनियम जो 1861 था इसके माध्यम से ये पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसमें जो उस समय गवर्नर वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग, ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे और इन्होंने ही ये प्रणाली शुरू की थी। ये एक्सप्लेनेशन जैसा कि मैंने बताया हमारा आंसर होगा भारत शासन परिषद अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली विभागीय पद्धति की शुरुआत की गई थी जिसके तहत परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभागों का प्रभार सौंपा गया। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? ठीक, जो कि एक न्यायालय था, अदालत आला, इसकी स्थापना किसने की थी? रणजीत सिंह ने। तो कहाँ पर की थी, वो स्थान क्या था? ठीक, ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर या डी मुल्तान। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाहौर। ठीक, कहाँ पे? रणजीत सिंह ने जो इनकी न्याय प्रणाली थी, ठीक, जिसे अदालत से आला कहा जाता था और जिसके ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश भी यही होते थे, इसके प्रधान न्यायाधीश होते थे वो रणजीत सिंह ही थे। ये कहाँ पे स्थापित की गई थी आपकी? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। व्याख्या देख लेते हैं। तो लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था उदार और धर्मनिरपेक्ष थी और राज्य की सर्वोच्च अदालत लाहौर में स्थित थी जिसे अदालत आला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और आज की वर्ष 2021 का जो मॉडर्न हिस्ट्री का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये आपका जुड़ा हुआ है आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तक से और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 में भी पूछा गया था। तो प्रश्न है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? यहाँ पे आपसे लेखक का नाम ना पूछ करके वर्ष पूछा है कि ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ए 1900, बी 1901, सी 1902 या डी 1903। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1901। ठीक, कब? पॉवर्टी एंड अन रूल जो ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक है किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की। ठीक, ये पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और इसका जो प्रकाशन किया गया था वर्ष 1901 में किया गया था। ये है आपके बीच इसका एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वर्ष 1901 में कहाँ पे प्रकाशित हुई? प्लेस था लंदन। ठीक, और इसमें उन्होंने भारत से ब्रिटिशर्स द्वारा किए जाने वाले धन निकासन के सिद्धांत का उल्लेख किया था। ठीक, धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था इसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया डॉक्टर तो किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की। कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1901 में। कहाँ प्रकाशित हुई? तो लंदन में। ठीक, ये सारी फैक्ट आपको याद करने हैं, यहाँ पे याद रखने हैं।
तो दोस्तों ये हुई हमारी 2021 में आधुनिक भारत से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ष 2022 में इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे।